नाजरीन, अपनी बात में हम आपको तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे वालिद मरहूम कहा करते थे कि उनके बचपन में जब वो हाथ में पैसे लेते थे तो पूरा थैली भर के सामान मार्केट से वापस लाते थे। आज जब हम थैली भर के पैसा भी मार्केट लेके जाएं तो हाथ में जितना समाए उतना भी वो जो है सामान वापस नहीं आ सकता। ये है इफ़रात ज़र का कमाल। इफ़रात ज़र यानी इन्फ्लेशन है क्या चीज़? हम आज इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर सादा तरीन अल्फाज में सिंपलीफाई करेंगे। मेरे साथ जो पैनल बैठा है इफ़रात ज़र के बारे में बात करने के लिए, उसमें है अदिति फडनीस जो बिज़नेस स्टैंडर्ड की एडिटर हैं, सर रह चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, और अन्नपूर्णा सिंह जी जो हमारे हैं इस पैनल में। सबसे पहले बात जो करेंगे हम वो हक़ाइक़ की बात करेंगे कि आखिर फैक्ट्स हैं क्या इफ़रात ज़र के बारे में। तो हमने एक मजमुआ तैयार कर रखा है, हमने एक फैक्ट लिस्ट बना के रखी है जो हम पहले आपको दिखाएंगे। हक़ाइक़ का मजमुआ। अफरात ज़र के माना है जब आम अशिया की कीमतें मामूल की सतह से ज्यादा हो जाएं। अगर नहज जारी रहती है तो ये ऊंची अफरात ज़र बनती है। जिस शरह पर कीमतें बढ़ती हैं वही अफरात ज़र की शरह तय करती है। अफरात ज़र की शरह से मुराद क़ुव्वत खरीद की मयारी सतह के मुकाबले में कीमतों में अमूमी इजाफा है। ऊंची अफरात ज़र का मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम अशिया के पीछे भागता है, यानी अशिया और खिदमात की मांग सप्लाई से कहीं ज्यादा है। इससे कीमतों में उछाल आता है। भारत में अफरात ज़र का असर CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में मुनक्स होता है। अफरात ज़र का डिमांड और सप्लाई से करीबी ताल्लुक है, जिसके मुतालिक माहिरीन इक्तिसादियात अक्सर बात करते हैं। जंक फूड स्टॉल्स में जमा भीड़ और होटलों और रेस्तरानों में खाने के शौक से लोगों की जेबों से काफी पैसा निकलता है, जिससे दूसरे लोग रोजगार कमाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की पजीर ममालिक में भारत अफरात ज़र के हवाले से सरफहरिस्त है। यहाँ सन 2005 ता 2012 के दरमियान 7 बरस में अफरात ज़र की औसत 7% रही। अफरात ज़र और ग्रोथ के दरमियान कोई मुबादला नहीं है। ऊंची अफरात ज़र ग्रोथ को नुकसान पहुंचाता है। भारत की तरक्की में बहरान का एक उन्सुर यहाँ अफरात ज़र का बहरान है। जी अदिति जी, आपसे हम शुरू करेंगे ये बहस कि ये जो अफरात ज़र का बहरान है, ये जो बोल रहे क्राइसिस इन्फ्लेशन की सतह की, है क्या ये चीज़? देखिए, हमारे देश में इन्फ्लेशन एक परेशानी रही है, इधर हाल में ही नहीं, पहले भी। 1970 के दशक में जब ऑयल प्राइसेस, तेल की दर बहुत ऊंची हो गई थी, तो इससे हमारे देश को ख़ास तौर से दिक्कत हुई थी, क्योंकि हम अपना ऑयल अधिकतर ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उससे हम लोगों को दिक्कत होती है। हम लोग लगभग 80% अपना ऑयल जो है, जो कंजम्पशन है, उसे इंपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल जाहिर है बिना ऑयल के, बिना तेल के आपकी ट्रक नहीं चलेगी और आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत मुश्किल आएगी। और जब आप खाने की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ट्रक में, और ट्रक का भाड़ा देने का वक्त आता है, तो ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ जाती हैं तो उससे भी परेशानी होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में ये है कि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उससे हमें पैसे देने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर रुपए की वैल्यू कम हो जाती है तो, और बहुत सारी चीज़ों को, जैसा आपने अभी दिखाया, बहुत सारी चीज़ों को रुपया चेज़ करता है, तो रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। और जब रुपए की वैल्यू कम हो जाती है तो सरकार ये सोचती है कि हम क्यों ना रुपया और ज़्यादा मात्रा में
बाज़ार में डालें और तो उससे और भी कम होती है वैल्यू। और जाहिर है कि अगर आपका 1 रुपए में 1 किलो आलू 15 साल पहले आता था, तो अब 1 रुपए में मुश्किल से 250 ग्राम आलू आपको मिलेगा। तो रुपए की वैल्यू जब कम हो जाती है तो और रुपया सर्कुलेशन में आ जाता है, तो इससे और भी मुश्किल होती है। प्रोफेसर एस.आर. बिलग्रामी साहब, आपसे ये खुसूसी सवाल कि इफ़रात ज़र और जो पैसा है, कैश जो है, इसका क्या ताल्लुक़ है? देखिए मोहतरम, इसमें लफ्ज़ इफ़रात बहुत अहम है। इफ़रात का लफ्ज़ ज़र के साथ है, इसलिए जब ज़र की इफ़रात होती है तो उसका मतलब ये है कि हम एक मुकाबले की बात कर रहे हैं। इफ़रात किसके लिए है? इफ़रात जो है वो उन अशिया और ख़िदमात के लिए है जो ख़रीदी जाती हैं उस ज़र के ज़रिए से। एब्सोल्युटली। अब जाहिर है कि अगर अशिया और ख़िदमात के मुकाबले में, उनकी तादाद के मुकाबले में, उनकी मकदार के मुकाबले में ज़र की मकदार ज़्यादा हो जाएगी तो फ़ी इकाई कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी जी। और अगर उसके बराबर है तो कीमत वहीं पे इस्तेहकामी हालत में रहेगी, और अगर नीचे है तो सस्ती हो जाएगी। तो जब हम इफ़रात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ख़िदमात और अशिया के मुकाबले में ज़र की तादाद ज़्यादा है, इसलिए हमको किसी शय को ख़रीदने के लिए, किसी खिदमत को ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ये है एक आसान सा इफ़रात ज़र का तसव्वुर जी। लेकिन इसमें एक मुश्किल है। वो मुश्किल ये है कि जब हम इफ़रात ज़र का तसव्वुर जहन में लाते हैं तो हमेशा जहन के अंदर मनी, पैसा और ज़र की बात होती है, जिसके लिए कहा जाता है कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं क्योंकि तादाद कम है। इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा ये हो सकता है कि ज़र की मकदार उतनी ही रहे जी, और अशिया और ख़िदमात की मकदार जो है कम हो जाए, तभी कीमतें बढ़ जाएंगी, तभी कीमतें बढ़ जाएंगी। वहाँ इफ़रात ज़र नहीं है लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं। अन्नपूर्णा सिंह जी, आप हमें बता दीजिए कि इस वक्त क्या हाल है हमारे इन्फ्लेशन के और इफ़रात ज़र के? इन्फ्लेशन हैज़ बिन ट्रेंडिंग डाउन इन पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन इसके पहले जो हमारा इन्फ्लेशन का लेवल था वो ऊपर ही था। दोनों इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 10% के ऊपर था और डब्ल्यूपीआई भी अराउंड पास्ट 2 ईयर्स से होवर कर रहा है। एवरेज डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन हैज़ बीन 7% फॉर पास्ट 2 ईयर्स। तो हमें ये देखना है कि ये ट्रेंड, अभी हम आगे जब इस बात पे आर्ग्यू करेंगे तो हम बताएंगे कि whether this trend is going to be stable or it is just a cyclical factor which is impacting our inflation. हमें यही देखना है कि उम्मीद कहाँ तक कायम रहेगी। तो ये एनालिसिस जो है, ये जो एनालिसिस है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम आपको तज्जिया दिखाते हैं कि जो हकीकतें हैं उनका तज्जिया क्या है। हमारा सेगमेंट देखिए, हकाइक का तज्जिया। भारत में अफरात ज़र एक मुस्तकिल मसला रही है जो कि मईशत की तेज तरक्की का नतीजा है। माहिरीन इक्तिसादियात के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में भारतीय मईशत इस कदर आगे बढ़ी कि इसने पोटेंशियल आउटपुट सरहद को पीछे छोड़ दिया। अब शरही निमू में कमी वाक़ा हुई है और ये पोटेंशियल आउटपुट सरहद पर ही है। अगरचे सप्लाई साइड को बढ़ावा देने के लिए वसी पैमाने पर सरमायाकारी की ज़रूरत है, लेकिन लगता है कि हुकूमत ने इस समत में जारहाना रोल अदा करने से हाथ खींच लिए हैं। अफरात ज़र मईशत को कलील मुद्दती और तवील मुद्दती नुकसानात से दुचार कर सकता है। इससे अहम ये कि ये मईशत की तरक्की में रुकावट डालती है। लोग मसनूआत या खिदमात खरीदना या इस्तेमाल करना कम करते हैं क्योंकि उनकी आमदनी महदूद होती है। इससे न सिर्फ खपत बल्कि पैदावार में भी कमी आती है। ये इसलिए है कि मसनूआत बनाने वाली कंपनियां कीमतों में इजाफे की सबब कम माल पैदा करेंगी। बैंक शरही सूद में इजाफा करेंगे, बसूरत दीगर हकीकी शरही सूद मनफी में होगा।
इससे सार्फिन और कॉरपोरेट के लिए कर्जा लेना मुश्किल होगा। लोग गाड़ियां, मकानात और दीगर अशिया कम खरीद पाएंगे। सन्नतें बैंकों से कर्जा नहीं लेंगी क्योंकि शरह सूद ज्यादा हो तो यूं वो भी मुतासिर होंगी। अदिति फडनीस, आप हमें ये बता दीजिए कि क्या एनालिसिस है आपका, ये बेसिकली पैसा कम हुआ है, तर्ज ज़िंदगी चेंज हुआ है हमारा, या आबादी बढ़ चुकी है? बहुत कारण है इसके। एक तो आबादी भी बढ़ रही है, दूसरा इन्फ्लेशन अफराते ज़र को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सिस्टम से पैसा थोड़ा सा निकालें जी। ताकि जो जितना पैसा सिस्टम में है उसकी वैल्यू बढ़े। तो लगातार पिछले कई बरसों से रिज़र्व बैंक जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो लगातार सूद की दरें कम करता चला आ रहा है, ताकि अगर पैसा आसानी से लोगों को नहीं मिलेगा तो वो फिर सिस्टम में कम हो जाएगा, और अगर सिस्टम में कम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसा अन्नपूर्णा ने कहा, इधर हाल में इन्फ्लेशन की दर थोड़ी कम हो रही है, मतलब इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि रिज़र्व बैंक अब सूद की दरों को थोड़ा कम करेगा, जिससे कर्जा लेने में लोगों को आसानी होगी। यार बिलरामी साहब, क्या तज्जिया है आपका कि क्यों इन्फ्लेशन हमें सता रही है? हमारे डेवलपमेंट प्लान्स जितने भी हैं वो किस नौइयत के हैं जी? हम उसमें बड़े पैमाने पर सरमाया लगाते हैं। सरमाया लगाने का क्या मतलब है? सरमाया लगाने का मतलब ये है कि तवील मुद्दती तरक्की के प्लान्स के ऊपर अरबों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जाइंट टाइप के अपने दूसरे कैपिटल गुड्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस पर किया जा रहा है। ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा तनख्वाहों की शक्ल में, वेजेस की शक्ल में, और जो वसाइल हैं पैदावार के करने वाले उनके मालिकों को दिया जाता है। इसी शक्ल में तो पैसा इन्वेस्ट होता है। और मिलता क्या है मुझे उसके एवज़ में? उसके एवज़ में मिलता है मशीनें, मिलती हैं सड़कें, मिलती हैं बड़े बड़े जाइंट टाइप की भट्टियाँ और जाइंट टाइप के अपने प्रोजेक्ट्स जी। पैसा लोगों के जेब में आ गया, परचेजिंग पावर तो आ गई, लेकिन उससे जहां पर डेवलपमेंट की शक्ल में क्या चीज सामने आई? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन, दिस एंड दैट। ये कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या होता है? पैसा तो लोगों के जेब में आता है, लेकिन इमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज बाजार में नहीं आ पाते हैं। अब ये दूसरे फेज में जाकर के यही इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन जब करेंगे तब कहीं जाकर के गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी, तब ये पैसा जो है अपने यहाँ पे इन्वेस्ट होकर उसमें जाएगा। नतीजा क्या होता है कि लोगों की आमदनी बढ़ जाती है, लेकिन उस आमदनी से जो डिमांड बढ़ी है वो डिमांड को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में नहीं है। ये प्रोसेस जब शुरू होता है, नतीजा उसका ये होता है कि ये जिस प्रोसेस की वजह से लोगों के पास पैसा आता चला जा रहा है और मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की कमी होती चली जा रही है। एक तरफ आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अनरिलायबल है, पूरे तरीके से प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। कंज्यूमर गुड्स इस तरह से प्रोड्यूस हो नहीं रहे, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज जो है अपनी प्रोडक्शन शुरू करेंगी 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। नतीजा उसका क्या होता है कि पैसा ज्यादा हो जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज कम होती चली जाती और कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। अन्नपूर्णा सिंह जी, हमें ये बता दीजिए कि अफरात ज़र मईशत के लिए कलील मुद्दती यानी शॉर्ट टर्म और तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म में क्या क्या नुकसान दे सकता है? शॉर्ट टर्म में तो अगर इन्फ्लेशन है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन दो तरह का है। अगर कंज्यूमर गुड्स में इन्फ्लेशन है, दैट मीन्स चीज़ें जो हैं वो महंगी मिल रही हैं हमारे लोगों को, तो और सरकार की सप्लाई भी उतनी नहीं है कि आपके डिमांडर जितना डिमांड है उसको पूरा कर सके। तो इसमें होता है कि आपका दाम बढ़ता जाता है और लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में दाम ज़्यादा है, इसलिए लोग बाग सामान नहीं ख़रीद पा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट ये हो जाता है कि जनरली इन्फ्लेशन इज़ अ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन गिव्स
स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। आदित्य वर्नीस, ये बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है कि लोगों में हर वक्त हलचल रहती है, एक हिजान की सी कैफियत है कि महंगाई मार गई। कि महंगाई तो बढ़ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। लेकिन इसका हमें क्या करना चाहिए? लोग खर्च कर रहे हैं सोने पर, लोग खर्च कर रहे हैं गहनों पर, और पैसा उस तरह से बचा रहे हैं क्योंकि सूद कम मिलता चला जा रहा है। सरकार आपके जेब काट के टैक्स ले लेती है और फिर आप कैसे पैसा बचाएं, और महंगाई तो बढ़ ही रही है। तो कुल मिला के एक नॉन प्रोडक्टिव तरीके से आप एसेट्स जमा किए चले जा रहे हैं। ओके, ये तो आपका नज़रिया है। हम ये देखना चाहेंगे कि विजन हमारा क्या होना चाहिए इन्फ्लेशन को सही मानों में कंट्रोल करने के लिए। आप देखिए हमारा कैप्सूल अहदाफ जो है, हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। हमें एक विजन की जरूरत है। ऊंची शरही निमो और ऊंची अफरात ज़र, जैसा कि हम भारत में आज देख रहे हैं, ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो माशी इस्लाहात सामने लाए और खर्चाजात पर ध्यान दे। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी से अफरात ज़र को काबू में रखना नामुमकिन है, लेकिन एक उड़ाओ खाओ माली पॉलिसी से इसे काबू में किया जा सकता है, क्योंकि एक में मुनाफा दूसरे में नुकसान ज्यादा है। मईशत में जान डालने के लिए सब्सिडी पर खर्च होने वाले पैसे पर रोक लगानी होगी और बचत को बुनियादी ढांचे, ज़राअत और इंसानी वसाइल की तरक्की पर सरफ करना होगा। प्राइवेट सरमायाकारी को बड़े पैमाने पर यकीनी बनाना होगा। घरेलू और प्राइवेट शराकतदारों को मईशत में सरमायाकारी के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी से ताउन की इजाज़त दी जानी चाहिए। सीधे कह सकते हैं कि ऊंची अफराद पैदा किए बगैर तरक्की करने के लिए सरकार को सप्लाई तरफ से रुकावटों, जिसे बुनियादी ढांचे में अड़चनें, ग़िज़ाई पैदावार में कमी, लेबर सप्लाई की किल्लत को दूर करना होगा। प्रोफेसर बिलग्रामी साहब, हमने हमेशा जॉबलेस ग्रोथ की बात की है और हमने ये कभी नहीं किया कि जो हमारे वसाइल हैं, ख़ासतौर इंसानी वसीला जो हमारे पास है, उसमें हमने इन्वेस्ट नहीं किया। जी, आपका विजन क्या है इस सिलसिले में, क्या होना चाहिए? इन्फ्लेशन हमेशा वहाँ चोट पहुँचाता है जहाँ आमदनी तयशुदा और फिक्स होती है। इन्फ्लेशन से वो लोग परेशान नहीं होते जिनकी आमदनी हमेशा कीमतों के बढ़ने से साथ साथ बढ़ती रहती या उससे ऊपर रहती है। वो लोग लौट के भी नहीं पूछते कि इन्फ्लेशन क्या है, उसकी परेशानियां क्या हैं। इन्फ्लेशन का सारी परेशानियां उन लोगों के साथ हैं जिनकी आमदनी या तो बिल्कुल महदूद है, और अगर महदूद नहीं है तो उतनी नहीं बढ़ पाती है जितनी कीमतें बढ़ती हैं। खासतौर आपका इंडिया सैलरीड क्लास से है। जी, सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास है। नाम के लिए डीए हमको मिलता है, लेकिन क्या ये डीए बढ़ते हुए इन्फ्लेशन का बदल हो सकता है? नहीं। हमको होना ये चाहिए कि जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस रेट से फिक्स्ड इनकम को बढ़ना है। अदिति जी, आप हमें ये बता दीजिए, जो हमारी बचत है, सेविंग्स है, हमें वो ज़राअत और बाकी चीज़ों जो हमारा जो बाकी रिसोर्सेज हैं, ख़ासतौर इंसानी वसाइल जो है, उन पे खर्च करने चाहिए। आपका विजन क्या है इस सिलसिले में? देखिए, पहली बात तो ये है कि फिनेंस मिनिस्टर ने हम लोगों को ये आगाह किया था कि अगर आप किसानों को जो पैदावार होती है उनकी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर आप उसे लगातार बढ़ाते रहेंगे, 800 रुपये प्रति क्विंटल वीट या 600 रुपये, मतलब एक उदाहरण के तौर पर 600 रुपये प्रति क्विंटल चावल पर अगर आप खर्चा उतना ही करेंगे जितना आज कर रहे हैं, तो किसानों की स्थिति कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर आप उनका एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस दाम पे सरकार उनसे ख़रीदती है,
अगर वो बढ़ाते रहेंगे तो जाहिर है कि हमारे देश की इकोनॉमी एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगी और इससे खान पान के सामान महंगे ही नहीं होंगे और चीज़ें भी महंगी होगी। तो कुल मिला के उनका ये इंडिकेशन था कि भारत एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, इससे हमें समझौता करना ही पड़ेगा। ओके, भारतीय मईशत को मैं जो है इफरात ज़र को काबू में रखने के लिए क्या होना चाहिए, क्या तदाबीर हैं आपके पास? अभी प्रेजेंटली जो हमारा इन्फ्लेशन को कैसे काबू में करना पड़ेगा, इसके लिए सप्लाई साइड मेजर्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हम देखते हैं हमेशा, अभी तक आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है इन्फ्लेशन को लेकर के, वो डब्ल्यूपीआई पे बेस्ड होता है, लेकिन जो आम आदमी जिससे सफ़र करता है वो सीपीआई इन्फ्लेशन है। अब देखना ये है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में गैप बढ़ रहा है। ये गैप जब तक बढ़ेगा, इसका मतलब कि आपका इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई में होलसेल प्राइस में तो कम हुआ, लेकिन उसके फ़ायदे जो हैं वो हमारे रिटेल में आम जनता को, हाउस होल्ड्स को नहीं आए। गैप का मतलब ये होता है। तो यू हैव टू नैरो द गैप। दिस इज नॉट आरबीआई's जॉब, दिस इज गवर्नमेंट्स जॉब. RBI is not coming to narrow the gap. That means why are the reasons for this increasing gap is that there is supply side constraints, number one. There may be infrastructural bottlenecks, हमारा ढांचागत सुधार नहीं हो पा रहा है. तीसरा है कि जो बिचौलिए हैं उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, उस मार्जिन के चलते हमारा CPI और WPI में गैप बढ़ता चला जा रहा है. तो इस गैप को कम करने पे ही इन्फ्लेशन कम होगा, उसको कंट्रोल में किया जा सकता है. उस गैप को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है. ये सरकार का काम है, ये RBI नहीं कर पाएगी. मैं प्रोफेसर बिलग्रामी साहब से ये पूछना चाहूँगा, जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, जब तक जो इन्होंने भी बोला कि ये जो गैप है इसको किसी भी तरीके से पाटना है हमको, तो कैसे मुमकिन है? सारा जोर प्रोडक्शन पे है. हर तरफ प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है. और जब तक कि डिस्ट्रीब्यूशन को उतनी ही अहमियत नहीं दी जाएगी जितना कि प्रोडक्शन को दी जा रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए मेरा तो सजेशन ये है कि जिस कदर आप प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करते हैं, उसी कदर आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और उसके लिए कवानीन बनाएं और उसके लिए मॉनिटरिंग करें और उसके लिए पूरा सिस्टम जो है डेवलप करें कि बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत से चांसेस करप्शंस के यहां से वहां तक फैले हुए हैं. डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मिडिल मैन मौजूद है, होलसेल मौजूद है, या यहां पर रिटेलर्स के अंदर भी मौजूद है, कंपटीशन भी है, अननेसेसरी कंपटीशन है, अननेसेसरी एक तरह का कहने चाहिए अट्रैक्शंस हैं चीजों के, गुड्स के, इसके उसके सर्विसेज के सिलसिले में. इसलिए पूरे के पूरा एक जो सप्लाई सिस्टम है उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. और जब तक सप्लाई वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकता, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी के जरिए से मुश्किल होता है. भारत में जो मजदूर तबका है अदिति जी, उसको हुनरमंद बनाने के लिए, उसको स्किलफुल बनाने के लिए, उसको बाइख्तियार बनाने के लिए क्या कोई उम्मीद है कि उससे इन्फ्लेशन कम हो सकती है? देखिए, जो मज़दूर तबका है वही सबसे ज़्यादा मार खाता है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि उसकी इनकम वहीं फंसी रहती है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, और उसके बहुत सारे इम्प्लिकेशंस हैं. आपके हेल्थ सिस्टम, आपकी हेल्थ और भी ख़राब होती चली जाती है, आप इन्फेक्शंस के प्रोन होते हैं, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपको ख़र्चा ज़्यादा करना पड़ता है अपनी हेल्थ केयर पर. तो इस तरह की चीज़ों के लिए सरकार का एक बाकायदा पुख्ता रोल है जो सरकार को अदा करना ही होगा और कर भी रही है, ऐसा नहीं है. एक्सेस टू हेल्थ केयर अच्छा हो रहा है दिन ब दिन. बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट उदाहरण के तौर पर ने एक ऐसा हेल्थ सिस्टम बनाया है अपने स्टेट में जिससे कि सबसे कमज़ोर तबके के लोगों को भी एक अच्छे लेवल की हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध करा देती है सरकार. और भी जगहों पर इस तरह के, बिहार में जो पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ एक नया सिस्टम शुरू हुआ है हेल्थ सिस्टम, हेल्थ चीज़ों के लिए.
तो कुल मिला के मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन से जो कमज़ोर तबका, जो मज़दूर तबका है, वो सबसे ज़्यादा मार खाता है। उसके लिए नए सिस्टम्स को बनाना ज़रूरी है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से एक पूरा स्किल डेवलपमेंट सिस्टम सरकार ने रखा है, जिसके ज़रिए लोग स्किल सीख सकते हैं और उसके लिए बीए या एमए डिग्री के बजाय अगर आप 10वीं पास भी हों तो आपको कुछ चीज़ों की समझ सरकार दे देगी। बिल्कुल ज़रूरी है ये, क्योंकि एक जो बैलेंस है, एक जो तवाज़ुन है, वो कायम रखना बहुत ज़रूरी है। उसी से इन्फ्लेशन भी, इफ़रात ज़र का मामला भी तवाज़ुन में रहेगा और हम सब महंगाई की मार से किसी हद तक बच पाएंगे और एक महफूज रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी पैनल का शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। दीजिए इजाज़त।